वेलकम गाइस आपका असली अखाड़ा पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में। और ये है एपिसोड नंबर 3 ऑफ दैट्स एपिक सीरीज। और आज इस एपिसोड में, आज इस पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के बारे में। जैसा आपको पता है, दैट्स एपिक इस पूरी सीरीज के अंदर जहां पर 4 एपिसोड होने वाले हैं, ऑलरेडी 2 एपिसोड हम कर चुके हैं, अंडरटेकर के बारे में, डैनियल ब्रायन की यस मूवमेंट के बारे में, उस स्ट्रीक के बारे में। तो अगर आपने वो नहीं सुने, आप उसे जाके सुन सकते हो। और ब्रॉक लेसनर का ये रिटर्न, शायद आज आप जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर को जानते हो, इस एपिसोड को एंड तक देखने के बाद आपको कुछ और लेयर्स ब्रॉक लेसनर के बारे में पता चले। क्योंकि 2012 में ये जो ब्रॉक लेसनर का रिटर्न था, कैसे मैं इसको बोल सकता हूं कि शायद WWE की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स में से भी एक है, ना सिर्फ एपिक होने के साथ साथ। तो बस भाई आराम से बैठ जाओ, मस्त तरीके से अपने भी रियल टाइम के, उस टाइम के जो हमारे एक्सपीरियंसेस है वो आपके साथ शेयर करेंगे। अकेला मैं हूं नहीं, आयुष है मेरे साथ। और आयुष, सबसे पहले ही शुरुआत उसी, मतलब ये ऐसी चीज़ है कि थोड़ा जैसे हमारे पास बैक स्टोरी देता है, आई थिंक थोड़ी बहुत बैक स्टोरी देनी चाहिए यहाँ पे कि कैसे ये ब्रॉक लेसनर का रिटर्न है। ऑब्वियसली क्योंकि जो ब्रॉक लेसनर की पूरी इमेज बनी है अभी के टाइम में, वो इस रिटर्न के बाद से ही है। जो इससे पहले वाला रन उनका 2004 से पहले था, उस वो ब्रॉक लेसनर को लोग याद नहीं करते अभी इतना। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ब्रॉक लेसनर 2012 में वापस नहीं आता तो कभी आज उनके बारे में इतनी बातचीत भी नहीं हो रही होती कि ब्रॉक कोई WWE सुपरस्टार है। वो वैसे ही याद करा जाता बाकी सुपरस्टार्स की तरह कि भाई 2-3 साल बहुत बढ़िया, कभी एक टाइम पे कुछ किया था और उसके बाद तो ये बंदा अलग ही करियर में है। लेकिन मैं बोलूँगा लोगों को कि आप इस एपिसोड को एंड तक ज़रूर सुने, और नीचे एक पोल होगी जहाँ पे आपको प्रिडिक्ट करना है, लेकिन एंड में जाके बिल्कुल एपिसोड के, कि ब्रॉक का ये वाला जो रिटर्न था हम इसको सब डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद जो अब ब्रॉक का रिटर्न होगा, रोहित, मतलब पता नहीं कब होगा, होगा तो ज़रूर, लेकिन ऐसा उम्मीद है। लेकिन जब भी होगा, क्या वो बेटर हो सकता है इस वाले से? बिकॉज हमारे पास 4 ही एपिसोड्स का स्पेस था और उसमें से हमने एक मोमेंट ही चुनी। तो मुझे अभी भी याद है कि भाई ब्रॉक लेसनर, हमने बात की थी रोहित ब्लैक फ्राइडे वाले एपिसोड में, कि किस तरीके से ब्रॉक की एम्बिशंस चेंज हो गई थी WWE में कुछ साल रहने के बाद। लेकिन फिर MMA में जाने के बाद ऐसा क्या हुआ कि वापस आना पड़ा WWE में। यहाँ पे ना ब्रॉक लेसनर का जो 2012 का रिटर्न हुआ था, इसके इसके अगर हम थोड़े पीछे की चीज़ों को भी देखें तो उस टाइम पे ब्रॉक लेसनर सिर्फ एज WWE सुपरस्टार नहीं आया था। आप इसको थोड़ा बहुत सिमिलर बोल सकते हो, ये कोई कंपैरिजन नहीं है, बस एक मिनी वर्जन आप देख सकते हो रोंडा राउजी का। जैसे रोंडा राउजी आई ही थी कंपनी में, तो उनको देख के लग रहा था, जिस तरीके से उनको स्पॉट्स पे डाला जाता था, कि ये सिर्फ कोई एक नॉर्मल बंदा नहीं है, कोई नॉर्मल बंदी नहीं है, कोई सुपरस्टार नहीं है, ये कुछ और भी चीज़ें ऐड करती है। एक सेलिब्रिटी वाली फील रोंडा राउजी लेके आई थी। तो और 2012 में ये वही पॉइंट था, क्योंकि जब ब्रॉक लेसनर ने अपने आप को UFC में जाके प्रूव किया, उनका जो विन लॉस का रिकॉर्ड है इतना बढ़िया रहा UFC के अंदर, वो हैवीवेट चैंपियन भी बने, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट एक्कोलेट हो गए थे उस समय ब्रॉक लेसनर के पास। और ऊपर से ब्रॉक लेसनर थोड़े सन की आदमी भी रहे हैं, जैसा आयुष ने बोला ब्लैक फ्राइडे का आप वो एपिसोड जाके सुन सकते हो, वो नाकामुरा वाली पूरी स्टोरी वाला। भाई बहुत मजा आएगा आपको, तो आप और अच्छे से रिलेट कर पाओगे इस एपिसोड से। तो इस वजह से भी वो इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बड़ा था, क्योंकि अब WWE एक बहुत बड़े एसेट की तरह देख रही थी ब्रॉक लेसनर को। और मैं बोलूँगा कि अगर एक परफेक्ट एग्जीक्यूशन होने वाले जो WWE में चीज़ें हुई हैं, उसमें से एग्जांपल पिक करूँ तो ये वो है। क्योंकि जो वो स्टोरी लेके आए थे, जो वो अपनी पूरे अपने साथ लेके आए थे, कैसे उसका परफेक्ट तरीके से विंस मैकमैन ने ब्रॉक लेसनर को समझ के उनको स्टोरी लाइन में डाला था। और आई थिंक कि अगर हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब अभी शील्ड नहीं थी, वायत फैमिली नहीं थी, CM पंक उस समय पे पीक नहीं हुए थे, उस पॉइंट पे नहीं पहुंचे थे, तो WWE को ज़रूरत भी थी एक ऐसी चीज़ की कि हम वो हुकुम का इक्का कौन लेके आए अपनी कंपनी के अंदर, जो कि भाई अट्रैक्शन वापस लेके आए। और जैसा कि रोहित ने बोला, ब्रॉक लेसनर उस समय कोई एक रेसलर या फिर एक फाइटर नहीं था, वो मेन स्ट्रीम अट्रैक्शन था कि ब्रॉक का अगला मूव क्या होगा। और आई थिंक कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज WWE के लिए थी कि रोहित, ब्रॉक की मेडिकल कंडीशंस की वजह से वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे MMA में। उनको था मेरे को अलाउ नहीं करेगा रियल फाइट्स के लिए, मैं इतना कैंप नहीं लगा सकता, इतनी ट्रेनिंग नहीं कर सकता। तो ये मैं पूछना चाहूँगा, बिकॉज हमने डार्क साइड ऑफ द रिंग नहीं, सॉरी, ब्लैक फ्राइडे वाले एपिसोड में बात करी थी कि कैसे विंस और ब्रॉक का रिलेशनशिप भी खराब था। WWE ने एक पॉइंट पे ब्रॉक को सू भी करा हुआ है और ये इनकी इश्यूज भी चल रहे थे। तो उस टाइम पे कैसा माहौल रहा होगा कि विंस को पता है भाई अब ब्रॉक को वापस लेके आना है? क्या वो प्योर एक बिजनेस डील थी? देखो अभी इस पॉइंट पे अगर आप उसी मोमेंट पे आ रहे हो कि हम ये डिस्कस करें कि ब्रॉक लेसनर अब रिटर्न आए थे, तो ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, उस चीज़ के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से आपको बताएंगे। लेकिन जैसा हमने ब्लैक फ्राइडे में डिस्कस किया था इसको, कि विंस और ब्रॉक के जो रिलेशन है वो बहुत ख़राब हो चुके थे, और उस टाइम के माहौल में अगर अभी मैं आपको आने वाले कुछ 1-2 मिनट तक लेके जाऊँ, तो कुछ माहौल ऐसा बना हुआ था
कि ब्रॉक लेसनर ने अपने कुछ इंटेस्टाइन के उनके सर्जरी वगैरह को बहुत प्रॉब्लम हुई थी, इन्फ्लेमेशन कुछ ऐसा हुआ था, और इस वजह से उनको लगा कि वो अपने यूएफसी करियर को नहीं आगे लेके जा सकते। लेकिन ब्रॉक लेसनर हमेशा एक मनी माइंडेड इंसान रहे, उनको डब्ल्यूडब्ल्यू वो सही जगह लगी। और उस टाइम पर रूमर्स वगैरह चल रहे थे जिसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं करूँगा, ये सारी बातें अब जो है हिस्ट्री में, इंटरनेट में अब सब आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। तो कुछ इस तरीके से ब्रॉक लेसनर के बारे में माहौल बना हुआ था। और 2012 रेसलमेनिया के बाद जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड था, वहां पर जॉन सीना के सामने अचानक वो ब्रॉक लेसनर का थीम सॉन्ग प्ले होता है, जो कि अगर किसी और बंदे का म्यूजिक हो तो शायद मैं कुछ गा के बोल के बता सकता, लेकिन इसको करना बहुत मुश्किल रहेगा। तो जब वो म्यूजिक हिट हुआ तो लिटरली क्राउड वहां पर शॉक में था कि ब्रॉक लेसनर आ गया है। क्योंकि हम अब मतलब एक तो एक जैसे आप सीएम पंक से इसको कंपेयर कर सकते हो थोड़ा, कि सीएम पंक बंदा बहुत साल के बाद वापस आया, वही चीज ब्रॉक लेसनर के साथ भी है। लेकिन ये सिर्फ बंदा वापस नहीं आया, ये जब लास्ट टाइम कंपनी छोड़ के गया था और अब जब वापस आया है तो कुछ अलग ही, मतलब हमेशा उस बंदे कॉम्बैट स्पोर्ट फाइट के अंदर या रियल स्पोर्ट के अंदर अगर बंदा कुछ करके आ जाता है, उसके बाद जैसे लोग बोलते हैं एक स्क्रिप्टेड स्पोर्ट के अंदर ब्रॉक लेसनर एंटर करा, तो उसकी वैल्यू मतलब मैं बता नहीं सकता कितनी ज्यादा हो गई थी। उस समय ना ऐसा था कि लोगों को तब भी ब्रॉक लेसनर बहुत फ्रेश लग रहे थे डब्ल्यूडब्ल्यू में, बिकॉज आई थिंक जो 2002 से 4 वाले पीरियड में फैंस ने ब्रॉक को देखा था, वो या तो डब्ल्यूडब्ल्यू अब उतना फॉलो नहीं कर रहे थे, पूरी एक नई एरा ही फैंस की भी आ चुकी थी जिनके लिए ब्रॉक का वापस आना, जो उनको यूएफसी में देख चुके थे, वो पता था उनको कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ब्रॉक से। आई थिंक यहाँ पे एक चीज ये अगर हम फैंस को रिलेट करवाने के लिए बोलें तो ब्रॉक लेसनर के साथ साथ गोल्डबर्ग भी वो नेम है जो सिमिलर वाइब दिया था उन्होंने, कि पता नहीं था किसी को गोल्डबर्ग ने क्या किया बहुत पुराने टाइम में, लेकिन जब वो आए थे तो हाँ लोगों को लगा भाई इसको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, और वो भी एग्जीक्यूशन वैसा अच्छा ही था विंस का। और बिल्कुल एग्जीक्यूशन आई थिंक कि एक्सपेक्टेड नहीं थी कि ब्रॉक इस तरीके से आएंगे। मुझे उस टाइम पे भी लग रहा था कि यार शायद अब वापस आया तो पूरा डब्ल्यूडब्ल्यू का स्टाइल होगा, ब्रॉक हमें फिर से भाई जो है अपने नॉर्मल रेसलिंग गियर में देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसा ब्रॉक यूएफसी में था उसको वैसा ही रखा गया, उसकी पर्सनैलिटी को वैसा ही रखा गया, और डब्ल्यूडब्ल्यू में उसको बस उतारा डब्ल्यूडब्ल्यू के एंटरटेनमेंट स्टाइल में। और मुझे अभी भी याद है कि उस समय रूमर्स इतने सारे तो आ रहे थे, और रोहित सिर्फ ब्रॉक लेसनर की रिटर्न की वजह से नहीं, ओवरऑल उसको वन ऑफ द बेस्ट नाइट आफ्टर रेसलमेनिया बोला जाता है, बिकॉज सीना रॉक से हार के आ रहे हैं, और अभी यहाँ पे उन्होंने अपना ओपन किया है रॉक और सीना, लाइक ऑलमोस्ट आज की डेट में जैसे कोडी का प्रोमो होता है वैसी है, चाहे हारा है या जीता मैं तो खुश हूँ, मुझे नहीं फर्क पड़ता भाई, आके बोलूंगा कि तो क्या हो गया भाई अगर मैं रॉक से हार गया, रॉक बेटर था ये वो। और उस समय एक ही चैंट हो रही थी, वी वांट लेसनर, बिकॉज रूमर्स इतने थे। आई नो अमेरिकन एयरलाइन सेंटर में वो शो था, और भाई क्राउड पागल हो जा रहा था, सीना को भी लग रहा था भाई क्या ओके भाई ठीक है, तुम ब्रॉक लेसनर का नाम क्यों चिल्ला रहे हो, ये तो कितने साल से डब्ल्यूडब्ल्यू में आया ही नहीं है। मैं इस चीज़ को मिस कर रहा हूँ क्योंकि मेरा इसका रियल टाइम वाला एक्सपीरियंस तो भाई कुछ बहुत अटपट, क्योंकि हमारे यहाँ भाई उस समय लाइव आती नहीं थी डब्ल्यूडब्ल्यू, कोई चीज़ कब हो रही है हम उसको मिक्स करके देख रहे हैं, कभी रिपीट में आ रही है मेरे साथ, तो मुझे ये भी पता कन्फ्यूजन भी बहुत होता था, कभी मैं पहले वाला शो देख लेता था फिर बाद वाला दिखता था, फिर ऐसा बहुत कुछ होता था। बट ब्रॉक लेसनर को देखा तो ऑब्वियसली मेरी भी कुछ मेमोरी थी नहीं, मुझे याद है वो पुराने वाले जो क्लिप्स चलती थी उसमें कभी ब्रॉक लेसनर को देखा था, वो भी चड्डी वाला ब्रॉक लेसनर। मुझे लगता है आधे से ज्यादा ब्रॉक लेसनर की जो मेमोरी है लोगों की वो गेम से है भाई, स्मैकडाउन हियर कम्स द पेन से, कि ये बंदा कौन है। वो पेन वाले गेम के अंदर से, मतलब जो गेमिंग में रहे हैं, मैं भी रहा हूँ वैसे, उस समय आई थिंक फोन में भी आते थे तो कुछ ना कुछ ब्रॉक लेसनर कहीं ना कहीं दिखते ही थे। तो लेकिन जैसे आयुष ने बोला भाई ब्रॉक लेसनर को दिखाया भी बिल्कुल अलग था, ये उस मंडे नाइट रॉ से पता चल गया था भाई कि हैंडशेक भी मत करना कभी ब्रॉक लेसनर के साथ, क्योंकि उसके बाद F5 पड़ता है। और अच्छी बात ये भी थी कि ब्रॉक लेसनर को उन्होंने दिखाया भी तगड़े तरीके से, जो कि ऑब्वियसली होना भी था क्योंकि यूएफसी से पहले भी वो डब्ल्यूडब्ल्यू में स्ट्रॉन्ग ही दिखते थे। और जैसा डब्ल्यूडब्ल्यू ने उनको बिल्कुल ऐसा बोल सकता है रीपैकेज सा किया, क्योंकि जो उनकी पहली फ्यूड थी, अब थोड़ा सा वियर्ड लगेगा सुनने में, लेकिन वो हारे थे जॉन सीना के साथ एक्सट्रीम रूल्स में। मैं मतलब अभी हम इसको बनाने से पहले डिस्कस कर रहे थे तो मेरी मेमोरी में तो था भाई ब्रॉक लेसनर जीते ही तो थे, क्योंकि उनका इम्पैक्ट इतना तगड़ा था। इस पूरी जो पहली उनको फ्यूड मिली जॉन सीना के साथ में, वहां पे अगर आप इनके बीच में देखोगे तो भाई ब्रॉक लेसनर को ऐसे दिखा रहे थे जैसे कि वो कच्चा चबा जाएंगे किसी को। और एक्सट्रीम रूल्स वाला ये मैच है जिसको कहते हैं कि वो स्टार्स से भरा हुआ मैच, और उस पे क्योंकि यूजुअली रिस्क कौन लेता है भाई, रिस्क वो लोग लेते हैं
जिसको WWE थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सकती है कि भाई चलो ठीक है, अगर ये थोड़ा पिट भी गया, खून मिल गया तो ठीक है। लेकिन इस मैच में उन्होंने जो भाई कयामत ढाई थी, लोग आज भी जाके रिपीट पे देख रहे हैं इसे। बिल्कुल। और मेरे को अभी भी वो मंडे नाइट रॉ की भी मैं बात करूँ तो माइकल कोल की जिस तरीके से कमेंट्री थी कि WWE का लैंडस्केप पूरा चेंज हो चुका है, सब बदल चुका है, ये बंदा उतर चुका है, ऐसे पता नहीं भाई कोई आसमान से भाई भगवान आके नीचे बैठ गया, ऐसा हाइप था ब्रॉक का। और रोहित, मैं ये नूप वाला क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन क्या फर्स्ट टाइम था जब ब्रॉक का वो थीम सॉन्ग हमें सुनने को मिला था WWE में, या पहले भी वही था? आई थिंक पहले भी वो अपने मतलब थीम सॉन्ग तो उनका पहले भी यही था। आई थिंक शुरू के कुछ एपिसोड्स में, मतलब शुरू के जब ब्रॉक लेसनर, पता नहीं पहली बार लेकिन हाँ ये तो मैं कह सकता हूँ पहले भी ब्रॉक लेसनर ने, मुझे याद तो आ रहा भाई, वो पुराने वाले ये म्यूजिक को यूज़ करते थे। और ये वाला म्यूजिक मुझे याद है ब्लूटूथ वाले टाइम में होता था भाई, मेरे किसी दोस्त के पास था। मैंने बोला भाई ला यार दे जरा, क्योंकि उस समय इंटरनेट डाउनलोड MP3 पता नहीं क्या क्या चलता था। वो उस समय का पंप अप करने वाला, तुम्हें वो जो शुरू की ट्यून है ना उसकी, वही वो आज भी पॉप हो ही जाता है बंदा उसको सुन के। और एक्सट्रीम रूल्स का मैच हो जाता है, जॉन सीना के सामने एक ऐसा टास्क रख दिया है, सोचो भाई बैक टू बैक तुम्हारे अपोनेंट्स है रॉक और ब्रॉक, और जॉन सीना सोच रहा है भाई ये क्या है, पहले इतना अभी हार के आ रहा हूँ रॉक से, ब्रॉक लेसनर, लेकिन सीना इज सीना, सुपर सीना भाई, किसी को भी हराएगा, कुछ भी करेगा। लेकिन रोहित जो सबसे चीज हमने देखी कि ये ब्रॉक लेसनर है तो WWE रिंग में, बट सेम UFC वाला गियर, इसके ग्लव्स भी हैं, इसके शॉर्ट्स भी हैं, ये कूद भी वैसा रहा है, इस इनफैक्ट इसका पूरा रेसलिंग मूव सेट बदल चुका है, फिनिशर वही है, जर्मन सुप्लेक्स मार रहा है, क्या क्या कर रहा है भाई, ये कोनिया में जा रहा है, अपने मुक्के पे जा रहा है, और वो रियल लग रहा है बहुत ज्यादा। यार देखो विंस मैकमैन को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है, जो कि डिजर्विंग भी है बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ एक दो चीज़ ही ऐसी कर जाते हैं भाई, कांड ही कर जाता है फिर विंस मैकमैन। और ब्रॉक लेसनर के केस में उन्होंने उस कैरेक्टर को अच्छे से समझ के, क्योंकि हमेशा विंस को जो कहा जाता है स्लैंग में मीटी गायस बहुत ज़्यादा पसंद है, वो चीज़ ब्रॉक लेसनर के अंदर थी और वैसे ही डिलीवर करके भी दी। ये ब्रॉक लेसनर बिल्कुल डिफरेंट लग रहा था। मैं तो अभी भी बोलता हूँ भाई, अब भी ब्रॉक लेसनर आ रहे हैं तो अपनी वो एक साइड से लाल और काली वाली जो बॉक्सर है वो पहन के आना, क्योंकि उसमें ब्रॉक लेसनर का कुछ डोमिनेंस अलग ही होता है। ये मैच में एक्सट्रीम लेवल पे गए यार, ये वही मोमेंट है जो आपने शायद कहीं पे GIF फेवर क्लिप्स के अंदर देखा होगा कि एक ऐसी क्लोज लाइन मारने ब्रॉक लेसनर कूदे हैं कि वो खुद ही गिर जा रहे हैं, हाथ में स्टील चेन से जॉन सीना ने पंच किया है, दोनों बंदों के मुंह से खून निकल रहे हैं, सिर से खून निकल रहे हैं, रेफरी को रोकना पड़ रहा है। भले ये मैच जॉन सीना जीत गए थे, लेकिन जो स्टाइल इसमें ब्रॉक लेसनर ने पिक किया था, ये अभी के टाइम में केन वेलास्केस और ब्रॉक लेसनर जैसी फाइट से मत करना भाई। एक क्राउड में एक बंदा नहीं था उस दिन एक्सट्रीम रूल्स में जो सीना को चाहता था जीतते हुए देखना, वो सिर्फ सीना की वजह से सीना को जितवाया गया था। लेकिन ब्रॉक का जो इम्पैक्ट पड़ा हारने के बाद भी जॉन सीना से, वो ऐसा था कि सीना को भूल जाओ, कोई नया बड़ा बंदा आ चुका है रोस्टर में। और केन वेलास्केस की बात नहीं करेंगे भाई ज्यादा यार। उसको आज मैं देख रहा था कि क्या फॉक्स पे जब गई थी स्मैकडाउन तो पहला एपिसोड में हुआ था ब्रॉक और केन वेलास्केस का। मैंने कहा भाई क्या एंडिंग थी, क्या शुरुआत थी, बीच वाला पार्ट याद रखो, अच्छा याद रखो। नहीं, केन वेलास्केस तो भाई पूरा UFC से है। केन वेलास्केस वो बंदे हैं जिन्होंने रियल फाइट में ब्रॉक लेसनर को हराया, लेकिन वो चीज़ कभी भी WWE के केस में तो उनके लिए वर्क नहीं करी। बट ब्रॉक लेसनर के मुद्दे पे आए तो देखो भाई, ये ऐसा बंदा है, इसका मतलब यहीं से भाई आप लोगों को समझना चाहिए कि ये वो बंदा है जो कि हारा है, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं भाई बहुत खतरनाक है। तो सोचो ऐसा इम्पैक्ट क्या ही ब्रॉक लेसनर ने क्रिएट किया होगा। इसके बाद वो सीधा उनकी, यार मैं सही बताऊं, उस टाइम पे मेरे को पता था WWE स्क्रिप्टेड होती है, लेकिन जब ब्रॉक लेसनर और ट्रिपल एच की फ्यूड में स्विच हुआ, अगर मेरे को आज तक WWE देखते हुए कभी ऐसा लगा है कि भाई ये टूट गया हाथ, मुझे पता, मैं और मेरे भाई डिस्कस कर रहे हैं कि भाई तोड़ दिया इसने हाथ, फिर मैं ये सोचने में मजबूर हो गया भाई ऐसे कैसे तोड़ दिया, पता तो है ये नहीं है। वो तुम देख के कह ही नहीं सकते जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर गुस्से में भरे हैं, जिस तरीके से ट्रिपल एच को दर्द हो रहा है कि ये हाथ नहीं टूटा, बट सैड रियलिटी है कि वो नहीं टूटा था। और रेसलिंग फैंस की तरह हम कभी बिहेव करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार नहीं टूटा, पता है हमें, बट टूटा है यार, हमको ना जीने दो केएफएफ में, हमें स्टोरी एंजॉय करने दो। तो वो वाली चीज़ है। और आई थिंक कि उस समय इतना सोचते नहीं थे, बस हम स्टोरी में घुसे रहते थे कि भाई ट्रिपल एच की पूरी हालत कर दी ब्रॉक ने, अब ट्रिपल एच कब आएगा, कि मोरा लॉक क्या है, ये सबमिशन क्या लेके आया ब्रॉक। तो बिना कुछ बोले पॉल हेमन तो उस समय इतना थे भी नहीं आई थिंक ब्रॉक के साथ उस पॉइंट तक, तो ब्रॉक अपने आप ही भाई ज्यादा बिना कुछ करे ऐसा इम्पैक्ट ले आया। इसीलिए रोहित बोला जाता है कि अगर कोई एक बीस्ट इनकार्नेट जो कि उस टाइम पे ही नाम पड़ा ब्रॉक लेसनर का, वो कभी रिप्लेस नहीं हो सकता भाई। ब्रॉक लेसनर ऐसा बंदा जो हर एक एस्पेक्ट, एंटरटेनमेंट, रेसलिंग, बॉडी लुक, अपना बैकग्राउंड, कौन है ऐसा बंदा, कंप्लीट पैकेज। रोमन एंड ब्रॉक आई थिंक चले गए हैं, आई थिंक ब्रॉक तब भी अलग ही है, यूनिक है बहुत।
मैंने अपनी टॉप 10 वाली वीडियो में भी बोला था कि देखो हमेशा WWE में मेरे लिए स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, लेकिन ब्रॉक लेसनर की अगर मैं बात करूँ तो जब भी मैं उनको रिंग के अंदर देखता हूँ ऐसा हो नहीं सकता कि नज़रें मैं वहाँ से हटा लूँ। वो बंदा किसी के भी साथ हो, कुछ भी कर रहा हो, वो एक ऐसी अट्रैक्शन है। और जैसा पॉल हेमन वाले रोल के बारे में हमने बोला कि ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन का ब्लेंड भी इसलिए इतना अच्छा था कि सच में ब्रॉक लेसनर को कुछ बोलने की जरूरत नहीं। भाई मैं क्यों बोलूं यार, मुझे मैं बहुत ताकत है, मेरे बाइसेप देख लो, मेरे थाइस देख लो, मेरी चेस्ट देख लो, मेरा मसल मास देख लो, तुम्हारे लिए वही काफी, मुझे बोलने की जरूरत कुछ है नहीं। पॉल हेमन वो काम करेगा। आई थिंक कुछ ब्रॉक लेसनर आए तो अकेले थे, लेकिन उसके कुछ टाइम के बाद फिर पॉल हेमन ने उनको ज्वाइन कर लिया था, जब ट्रिपल एच वाला सब जो पंगा है वो चल रहा था। और उस टाइम पर भी ट्रिपल एच के सामने भी मैचेस वो हारे, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी डोमिनेंस दिखाई। और स्टील स्टेप्स का भी ब्रॉक लेसनर ने अपने उस टाइम में बहुत यूज किया। रिंग साइड पर उठा लेते थे वो, शायद अपनी स्ट्रेंथ भी बहुत वो दिखाते थे रिंग के बीच में, वो चाहे वो डबल ए खाना हो या फिर पेडिग्री खाना हो, सब काम भाई स्टील स्टेप्स के साथ कुछ अलग ही लग रहा था उनको। और मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे विंस मैकमैन ने रोमन रेंस को सोचा था ना 2015 के टाइम पे कि भाई यही सब कुछ है, वो इस टाइम पे 2012-13 में ब्रॉक के लिए सोचा हुआ था। जब ब्रॉक WWE में वापस आया तो विंस को पहले ही पता था कि ये टॉप स्टार है, सबसे ज़्यादा मेन। लेकिन तब भी कभी रोहित ऐसा नहीं उस टाइम पे देखने को मिला कि ब्रॉक आया, टाइटल जीत गया, सब कुछ ब्रॉक ही है। पार्ट टाइमर थे ब्रॉक लेसनर, उसके बावजूद भी अपनी वो जो एक प्रेजेंस है ब्रॉक ने बना के रखी हुई थी स्टोरी लाइन्स के अंदर। यही शुरुआत से ब्रॉक लेसनर को देखने का मजा रहा है। मतलब इन्होंने तो इतना यूज टू हमको कर दिया था ब्रॉक लेसनर को एज पार्ट टाइमर देखने का, कि जब अभी हम 2016-17 से भी देख रहे थे, वो तो खैर मुझे ब्रॉक लेसनर का वो वाला इतना मेमोरेबल कुछ नहीं लगता, लेकिन ये जो शुरू में ब्रॉक लेसनर आया था कि भाई इंपॉर्टेंट मैचेस के लिए, बड़ी बिग फाइट फील देने के लिए जैसे उनका यूज किया जा रहा था। एंड ऑब्वियसली उनका कमाने का रीजन पैसे भी थे भाई, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी बातें थी कि ब्रॉक लेसनर अपना मूडी आदमी है, उसको गाय का दूध और अपनी जरा खेती बाड़ी भी करनी है इसलिए ब्रॉक लेसनर ने बहुत ही, मतलब यहाँ से भी जो आई थिंक ब्रॉक लेसनर में इंटरेस्ट ही इसलिए डेवलप होता है क्योंकि रियल लाइफ में भी अगर आप ब्रॉक लेसनर से मिलोगे और अगर आप एक बच्चे नहीं हो और आपने कुछ ऊट पटांग सवाल पूछ दिया, तो भाई ऊट पटांग तरीके से हाथ आने के भी पूरे चांसेस हैं। और वही चीज़ वो विंस के साथ भी करते थे, और वही चीज़ उन्होंने कई बार टेलीविजन पे भी करी हुई है। ब्रॉन स्ट्रोमैन को सच में घोसा मार दिया। तो ओवरऑल भाई फिर ब्रॉक लेसनर एक मैं ऐसा ही हूँ कुछ भी कर लो भाई, तुम्हें जो करना है। मुझे ऐसा लगता है कि ब्रॉक लेसनर, तभी मैं बार बार बोलूंगा, यूनिक बंदा है, इंडिविजुअली वो अपने आप में अनोखा है। और बाकी सब तो हिस्ट्री है ही ब्रॉक की। रेसलमेनिया 29 में ट्रिपल एच के साथ मैच, उसके बाद एक और मैच। और अगर आपने एपिसोड 1 सुना है तो आप पूरा जाके सुन सकते हो भाई, स्ट्रीक के बारे में ब्रॉक के मैच को हमने रिव्यू करा। लेकिन रोहित, ये एपिसोड हम जबकि काफ़ी, आई थिंक ठीक है 30 मिनट का नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट एपिसोड है, तो मैं पूछना चाहता हूँ इसके लास्ट पार्ट में कि क्या ये ब्रॉक का जो एंटिसिपेटेड रिटर्न है, अब इस पॉइंट पे इतना कुछ अचीव कर लिया ब्रॉक ने, सारे टाइटल जीत गए, लंबी रेन है, सब कुछ है, क्या WWE वो ऐसा कुछ कर सकती है अब इस पॉइंट पे कि ब्रॉक जब वापस आए तो लोग या तो उसको कंपेयर करें 2012 से, या फिर बोलें तो बेटर है 2012 से? हो सकता है अगर आप इस एपिसोड को बहुत टाइम के बाद सुनो तो आपके लिए चीज़ें आउटडेटेड हो गई हो, लेकिन फिर भी अभी हम क्या सोच रहे हैं ये आप फ्यूचर में जाके भी सोच सकते हो कि हम तब क्या सोच रहे थे। तो अगर ब्रॉक लेसनर की बुकिंग गोल्डबर्ग स्टाइल में नहीं होती जो विंस मैकमैन ने गोल्डबर्ग को लेकर अप्रोच रखी थी, क्योंकि स्टिल ब्रॉक लेसनर सब कुछ करने के लिए केपेबल है। ब्रॉक लेसनर को तुम उठा के देख लो 2002 से 2023 तक, जब भी वो जैसे भी थे, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, किसी भी तरीके से उन्होंने लिमिट नहीं किया। ऑब्वियसली वो शूटिंग स्टार प्रेस लगा रहे थे, वो उसको हम बहुत बड़ा एक्सेप्शन मानेंगे, क्योंकि वो तो ब्रॉक को कभी भी नहीं करना चाहिए था। वो तो उन्होंने जितनी बार भी किया उसके लिए भाई हाथ जोड़ो ब्रॉक लेसनर के आगे जाके। लेकिन मुझे लगता है कि अगर उनको बेटर तरीके से यूज़ किया जाए, मतलब स्टोरी लाइन में तड़के मारने के लिए चीज़ें ऑब्वियस ना करके कि ये पासिंग द टॉर्च करने आया है, तो कंपेयर तो नहीं भाई। दैट्स एपिक सीरीज के अंदर अगर ब्रॉक लेसनर के रिटर्न की बात हो रही है तो कुछ तो बात होगी इस मूवमेंट में। ब्रॉक लेसनर को इससे नीचे अगर मैं रखूंगा तो इसका मतलब ये नहीं डिसरिस्पेक्ट है, लेकिन उस मूवमेंट को टॉप करना मुश्किल है। तो मैं तो इसको इस तरीके से देखूंगा भाई कि अब टाइम, हालात, सुपरस्टार्स, एरा, जनरेशन, क्रिएटिव कंट्रोल, मालिक, कंपनी, हर कुछ अलग है। तो अगर उस डिफरेंट अप्रोच के साथ ट्राई करें, क्या रोस्टर में नीड है, तो स्टिल ब्रॉक लेसनर के बारे में बहुत सारे लोग बोलते भाई हमें ये बंदा नहीं चाहिए, लेकिन मुझे पता है वही लोग टीवी के रिमोट या फिर अपने सब्सक्रिप्शन फिर से रिन्यू करेंगे, क्योंकि अब ब्रॉक लेसनर वापस आ गया दोबारा। और 2025 में ब्रॉक आएंगे तो भाई तीसरी बार ऐसा सेम सुपरस्टार के साथ होगा कि एक डिफरेंट एरा में वो कदम रख रहा है उसी सेम कंपनी में। 2002, 2012 और अब 2025 में एक कम्प्लीटली डिफरेंट एरा है। लास्ट ईयर से भी उसे कंपेयर नहीं कर सकते। और मैं ये बोलूँगा कि अगर ये जो अगला रिटर्न होगा वो बेटर होगा 2012 से, तो भाई आपको दैट्स एपिक का एक फ्यूचर एपिसोड फिर से सुनने को मिलेगा, तो फिर आपको पता लग जाएगा। लेकिन आई थिंक कि ये काफ़ी कमाल की डिस्कशन रही। लेकिन रोहित, जो मेन एपिसोड बैंगर
वो लास्ट के लिए हमने बचा के रखा है। तो भाई 3 एपिसोड आपके लिए हो चुके हैं। चौथा एपिसोड कौन सा है वो मैं आपको क्यों ही बताऊं भाई, अनाउंसमेंट हमने कर ही दी है उसकी, और वो टू बिग है, तो उसके लिए स्टे ट्यून रहो भाई। स्पॉटिफाई पर रेट फॉलो सब कुछ कर दो यार। देखो हम आपके लिए कितनी मस्त मस्त जो कन्वर्सेशन है वो लेके आते रहते हैं, और जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो और भी ज़्यादा कुछ बड़े हैं। फिलहाल आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। आप अपना मस्त रहो ज़िंदगी में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।